हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स की इंट्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक्स टर्म्स लिखी है। बहुत सारी टर्म्स तो हमने पहले वाली जो प्रीवियस क्लास है उनमें कवर कर लिया था, जैसे 6, 7, 8 जो हमारी क्लास थी उनमें ये सारी की सारी टर्म्स आ चुकी है अपनी, जैसे लाइन एरे है, लाइन सेगमेंट है, कोलिनियर पॉइंट है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, एंगल की डेफिनेशन भी आ गई थी। तो हम सिंपली यहाँ पे रिकॉल करेंगे इनको, ये डेफिनेशंस को हम रिकॉल करेंगे, जितनी भी टर्म्स इनको हम अच्छे से एक बार जान लेंगे कि जिसमें भी, जिस डेफिनेशन में भी या जिस भी टर्म्स में अगर हमें प्रॉब्लम होगी तो हम एक बार अच्छे से समझ लेंगे। तो देन आफ्टर जो भी हमारी थ्योरम होगी इस चैप्टर में और जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे उनके करने में आसानी होगी। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, तो अपनी जो बेसिक टर्म्स जो मैंने लिखी है उनको, ये जितनी भी टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये जो हमारी इंट्रोडक्शन है ना उसमें सारी की सारी कवर हो जाती है। मतलब जब भी हम इंट्रोडक्शन को रीड करते हैं, इंट्रोडक्शन को जो हमारी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में जो इतनी भी इंट्रोडक्शन दे रखी है उसमें सारी की सारी बेसिक टर्म्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उन सबको एक बार अच्छे से जानेंगे, फिर हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे 6.1। ठीक है, तो सबसे पहले तो लाइन आता है। अब लाइन तो सभी को पता है, नॉर्मली लाइन की डेफिनेशन हमारी 4th क्लास से आनी शुरू हो जाती है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि जो लाइन होती है ना उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो ब्रेथलेस होती है। ठीक है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो ब्रेथलेस होती है, उसकी ब्रेथ नहीं होती, सिर्फ लेंथ होती है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। मतलब वो हम उसको क्या कर सकते हैं, बोथ साइड एक्सटेंड कर सकते हैं लाइन को। ठीक है ना, ये लाइन की सारी प्रॉपर्टी होती है, लाइन को बोथ साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइन ब्रेथलेस होती है। ठीक है, और जब भी मान लो आपके पास 2 पॉइंट है यहाँ पे लाइन के ऊपर, ये एक पॉइंट ए हो गया, ये एक पॉइंट बी हो गया, तो इस लाइन को अगर हमें डिनोट करना है तो हम कैसे डिनोट करेंगे, ए बी एंड साइन ऐसे आ जाएगा। तो हम बोलेंगे ये कौन सी लाइन है, ए बी लाइन है। ठीक है ना, तो ये साइन जो बनेगा ये किसका हो जाएगा, लाइन का साइन होगा, जो हमें ये बताता है कि ये लाइन है। ठीक है, बात अगली का बात किसकी आती है, रे की। ठीक है, अब रे में क्या होगा, इसमें तो कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसको हम बोथ साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, ब्रेथलेस होती है। ठीक है, सेकंड वाले केस में जब रे की बात आई तो रे में हम बोलेंगे कि रे में ना एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, वन एंड पॉइंट होता है, या फिर इनिशियल पॉइंट होगा, मान लो जहाँ से वो स्टार्ट करेगी, इसको हम इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये ऐसे चलेगी। ठीक है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई और चलती गई, आगे कोई एंड नहीं होगा इसका। ठीक है बात। अब जैसे मान लो इसके ऊपर 2 पॉइंट दे दिए मैंने यहाँ पे P और Q। ठीक है भाई, अगर हमने क्या किया, इस रे को डिनोट करना है, तो डिनोट करने का जो प्रोसेस होगा, जैसे हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, ठीक है, P और Q, तो मैं अगर ऐसे बना देता हूं तो ये क्या बन जाएगी, रे हो जाएगी। ठीक है, मतलब हम रे को जब भी डिनोट करना आएगा तो हम ऐसे डिनोट करेंगे, जो भी पॉइंट्स हमारे पास होंगे उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, ये वाला साइन लगा देंगे। ठीक है, तो वो किसको डिनोट करेगा, रे को डिनोट करेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे दोनों डेफिनेशन हो जाती है। एक तो लाइन क्या होगा, दोबारा से बताता हूँ मैं कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, लाइन दोनों साइड एक्सटेंड हो सकती है, इधर भी एक्सटेंड हो सकती है, इधर भी एक्सटेंड हो सकती है, इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, और साथ में ब्रेथलेस होती है, मतलब इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती, सिर्फ क्या होती है, लेंथ होती है। दूसरा केस हो गया रे का। ठीक है, तो रे क्या थी, रे में सिर्फ एक पॉइंट होगा, मतलब एक एंड पॉइंट मान लो, मतलब यहाँ से या इनिशियल पॉइंट मान लो, और चलती जाएगी, मतलब एक होगा एंड पॉइंट उसका। ठीक है, और उसको जब भी डिनोट करने की बात आएगी, जैसे पी क्यू, हमने यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए इसके ऊपर, रे के ऊपर, तो पी क्यू के ऊपर क्या आ जाएगा, ये वाला साइन आ जाएगा। तो इसका मतलब जब भी आपको ऐसा कुछ लिखा मिलेगा, जैसे मैंने लिख दिया ए बी के ऊपर ये साइन आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अपना रे हो गया। ठीक है, ए बी कोई रे हो गया। थर्ड पॉइंट, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट सिंपल सी बात है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन का एक पार्ट होगा। ठीक है, जिसकी फिक्स्ड लेंथ होगी। अब जैसे मान लो आपके पास एक ये वाली लाइन आ गई। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इन 2 पॉइंट तक के बीच में जो बन जाएगा ना ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे ए बी हो गया, तो ए बी क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, ए बी की लेंथ फिक्स्ड हो गई, और ए बी की लेंथ अगर फिक्स्ड होगी तो उसके ऊपर अगर ऐसा साइन मिलता है ना आपको, तो हम बोलेंगे ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट है।
लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होंगे, लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होंगे, 2 एंड पॉइंट होंगे भाई, ठीक है। फिक्स्ड लेंथ होगी, फिक्स्ड लेंथ होगी, ठीक है, लेंथ तो फिक्स्ड हो जाएगी ना, क्योंकि एंड पॉइंट है, तो इसका मतलब उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपको ना सिर्फ मुझे सुनना है, क्योंकि सारी डेफिनेशन हम अपनी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, और इन डेफिनेशंस को हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ एक बार समझ में आ गया तो हम जितने भी हमारे आने वाले क्वेश्चंस हैं ना, उनको हम अच्छे से सोल्व कर पाएंगे इस चैप्टर के। तो 3 डेफिनेशन हो जाती है, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। उसके बाद आता है कोलिनियर पॉइंट। अब एक बार कोलिनियर पॉइंट को जानने से पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास एक लाइन आ गई, तो लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, क्योंकि जो लाइन बनती है ना वो नंबर ऑफ पॉइंट्स को मिलाकर बनती है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो जब मैं इन सभी पॉइंट्स को मिलाता हूँ ना, तो ये क्या बना लेगा, एक लाइन बना लेगा, ठीक है। आगे भी एक्सटेंड होती जाएगी, आगे भी पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, मिलाते चलते हैं, तो ये लाइन बनाते चलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब कोलिनियर पॉइंट की बात आती है, कोलिनियर पॉइंट कौन से होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होंगे, अब जैसे मान लो आपके पास एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, जैसे मान लो ये 3 पॉइंट होंगे, ए, बी और सी, तीनों पॉइंट किसके ऊपर है, एक लाइन के ऊपर है। तो इसका मतलब अगर तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर है, तो इनको बोल देंगे हम कोलिनियर पॉइंट। मतलब एक लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, अगर वो सेम लाइन पे लाई करते हैं, तो हम बोलेंगे वो कोलिनियर पॉइंट है। अगर मान लो जैसे यहाँ पे हो गया, अब क्वेश्चन हो पूछ लिया ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट, बट ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, लेकिन सी यहाँ पर है, तो इसका मतलब सी तो इस लाइन के ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब जो ए बी सी है वो कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे। लेकिन सिंपली अगर ऐसे पूछ ले ए बी आर कोलिनियर पॉइंट, तो बोलेंगे यस कि ए बी क्या है, कोलिनियर पॉइंट है, क्योंकि वो सेम लाइन पर लाई करते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी मिल सकता है कि ए और बी आर कोलिनियर पॉइंट, ए तो इस लाइन पर दे दिया, बी इस लाइन पर दे दिया, लाइन पर तो है लेकिन अलग अलग लाइन पर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे। और जब कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे तो हम बोलेंगे उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो सिर्फ उसके आगे क्या लग जाएगा, नॉन लग जाएगा, ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट कब होंगे, जब वो सेम लाइन पर लाई नहीं करेंगे, ठीक है भाई। तो कोलिनियर पॉइंट वाला भी क्लियर हो जाता है, कोलिनियर पॉइंट्स भी क्लियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स भी क्लियर, लाइन सेगमेंट भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 टर्म्स जो अपनी वो क्लियर हो जाती है। आगे आती है एंगल्स की डेफिनेशन। अब एंगल कब बनेगा, देखो रे क्लियर हो गया अपना कि रे का एक इनिशियल पॉइंट होगा या एक एंड पॉइंट होगा, ठीक है, रे एक पॉइंट से स्टार्ट होगी ना। तो अगर मान लो 2 रेज ऐसी है जो सेम पॉइंट से स्टार्ट होती है, ठीक है, मान लो उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है 2 रेज का वो सेम है, ठीक है, तो दोनों की दोनों रे क्या बनाएंगी, एंगल बनाएगी, ठीक है। मान लो आपके पास 2 रेज है और दोनों क्या करती है, एक सिंगल पॉइंट से, एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होती है, तो दोनों कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो दोनों मिलकर क्या बनाएगी, एक एंगल बनाएगी, ठीक है। अब एंगल्स जो बना है ना, अब इन रे को तो हम क्या नाम देते हैं, आर्म नाम दे देते हैं, आर्म, ठीक है, एंगल की आर्म हो जाएगी। और जो ये कॉमन पॉइंट है ना, इसको वर्टेक्स बोल देंगे, क्या बोल देंगे, वर्टेक्स। देखो मैंने वहां पे 3 पॉइंट लिख रखे हैं, एंगल, आर्म्स और वर्टेक्स। अब एंगल तो क्लियर हो गया, एंगल किससे बनेगा, 2 रेज से बनेगा। कौन सी 2 रेज, जो सेम पॉइंट से निकलती है, सेम पॉइंट, ठीक है। और जो सेम पॉइंट होगा उसको क्या बोल देंगे, वर्टेक्स नाम दे दिया, ठीक है। और उन 2 रेज को क्या नाम दे दिया, आर्म नाम दे दिया, आर्म ऑफ एंगल, आर्म ऑफ एंगल हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एंगल की डेफिनेशन सिंपल सी बात है, एंगल कब बनेगा, जब 2 रेज एक सिंगल पॉइंट पे मीट करेंगी, या फिर बोलेंगे जब 2 रेज एक सिंगल पॉइंट से निकलेंगी तो वो क्या बनाएंगी, दोनों की दोनों मिलकर एक एंगल बनाएंगी, ठीक है। और उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे वर्टेक्स और उन रेज को हम नाम दे देंगे आर्म्स ऑफ एंगल, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एंगल की बात करते हैं। अब जैसे एंगल की जो डेफिनेशन है वो तो क्लियर हो जाती है, एंगल बनेगा कैसे, डेफिनेशन नहीं, आपको सिर्फ ऐसे क्लियर रखना है कि बनता कैसे एंगल। एंगल को हम अपनी टर्म में कैसे समझाएंगे, अगर किसी को समझाना पड़ गया तो हमें, ठीक है।
मेन बात है कि हमारा जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। डेफिनेशन वगैरह तो हम खुद भी बना लेते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ एंगल की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स में पहला एंगल एक्यूट एंगल की बात करेंगे। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कौन सा होगा? एक्यूट एंगल वो होगा जिसका जो मेजर होगा ना, मेजर मतलब जिसकी जो मेजरमेंट होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां वेरी करेगी, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, मतलब 0 से तो बड़ा और 90 से छोटा, तो वो हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल। मेजरमेंट कितनी हो जाएगी, 0 से लेकर 90 तक, 90 नहीं 90 से छोटा मतलब 89, ठीक है, 89 और 1 डिग्री से लेकर 89 तक बोल सकते हैं हम, क्योंकि बीच में लाई करता है। 90 से छोटा और 0 से बड़ा, वो कौन सा एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। वो कौन सा एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। जैसे यहाँ पे मैं 45 बोलता हूँ, 45 डिग्री क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। सभी के सभी आपने पहले कर रखे हैं, अपनी जो 7th क्लास थी ना उसमें आया था एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। तो एक्यूट एंगल वाली बात क्लियर हो जाती है। एक्यूट एंगल का जो मेजरमेंट है, जो मेजर है वो 0 से लेकर 90 के बीच में लाई करता है। उसके बाद है राइट एंगल। राइट एंगल कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको देखनी है वीडियो को देखते रहो, समझते रहो। जहाँ पे पॉइंट क्लियर नहीं होता उसको थोड़ा सा पॉज करो वीडियो को, वहाँ पे अंडरस्टैंड करो, रिपीट करो, ठीक है, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। कुछ 1-2 अगर पॉइंट स्पीड में हो जाता है तो वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर लो उसके साथ में, टाइमिंग के साथ। तो राइट एंगल कितने डिग्री का मेजर होगा, 90 डिग्री का, मतलब जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसको हम क्या बोल देंगे, राइट एंगल बोल देंगे, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। अब ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल कहां से कहां लाई करेगा, 90 से लेकर 180 तक, 90 से लेकर 180 तक ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल उसकी जो मेजरमेंट होगी वो कहां से कहां होगी, 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, ठीक है, 90 से बड़ा 180 से छोटा। राइट एंगल तो ऐसे बनता अपना, ठीक है, राइट एंगल तो ऐसे बनता 90 डिग्री का एंगल। अब 90 से तो बड़ा होगा, 90 से तो बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल भाई, स्ट्रेट एंगल की जो मेजर होगी वो कितने डिग्री की होगी, 180 डिग्री की, ठीक है। 180 का जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलेंगे, 90 डिग्री के एंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल। 0 से लेकर 90 तक के बीच को बोलेंगे एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे 90 से लेकर 180 तक के बीच के, ठीक है। एंड रिफ्लेक्स एंगल, उससे अगले वाला टाइप कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कहां से कहां वेरी करता है, 180 से लेकर के 360 तक। रिफ्लेक्स एंगल भाई, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल की जो मेजर होगी वो कहां से कहां वेरी करेगी, 180 से लेकर के 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा, ठीक है, 180 से बड़ा 360 से छोटा। तो यहां पे बना देते हैं जैसे 180 से बड़ा 360 से छोटा, 180 से बड़ा 360 से छोटा, ठीक है। 180 से बड़ा 360 से छोटा, तो ये कौन सा हो जाएगा अपना, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, ठीक है। 180 से बड़ा 360 से छोटा। उसके बाद कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल का जो मेजर होगा, मतलब जो थीटा होगा वो 360 डिग्री होगा, या फिर हम सिंपली लिख दे 360 डिग्री का जो मेजर होगा उसको हम क्या बोलेंगे भाई, कंप्लीट एंगल बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है ना। तो सारे के सारे टाइप्स हो जाते हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब एंगल क्लियर हो गया अपना। अब जब दो एंगल हो हमारे पास, ठीक है, दो एंगल हो और उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ
कि हमारे पास ना यहाँ पे एक 30 डिग्री का एंगल है और एक 60 डिग्री का एंगल है। अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब इनको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है बात, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो जैसे यहाँ पे 30 और 60 आया, इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री होता तो हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर 90 डिग्री नहीं होता, एक 30 का हो गया, एक 59 का हो गया, तो ये हो गया 89। इन दोनों का एंगल कितना बना, 89 बना, 90 तो नहीं बना। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे। मतलब जब दो एंगल का सम 90 डिग्री बने तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री मिले तो सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे एक एंगल हो गया 120 डिग्री का, एक हो गया 60 डिग्री का। ये एक एंगल हो गया 110 डिग्री का, एक हो गया 70 डिग्री का। तो इनका सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये कौन से एंगल हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल। कौन से एंगल हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो सप्लीमेंट्री एंगल। अगर उससे कम या ज़्यादा होता तो हम बोलेंगे, अगर 90 नहीं आता तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, और अगर 180 नहीं आता तो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। ठीक है, आगे भाई लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर कब बनेगा, जैसे मान लो आपके पास एक लाइन है और उसके ऊपर एक रे बना दिया आपने इस टाइप से, ठीक है। यहाँ ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो मैं नाम दे देता हूँ, जैसे इसको नाम दे दिया O, ये हो गया A, B एंड C, ठीक है। तो यहाँ पे दो एंगल बने आपके, एक तो एंगल 1 हो गया और एक एंगल मैंने 2 नाम दे दिया इसका। एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 जब दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री बने, या फिर सिंपली हम बोल दे कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे। क्योंकि इन दोनों का जो सम है ना वो कितना डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, क्योंकि वो एक लाइन के ऊपर जा रहे हैं ना। अगर इन दोनों का सम करते हैं तो कितना बनता है, एक स्ट्रेट लाइन पे हो गया, और स्ट्रेट लाइन का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो इस टाइम पे ये क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। क्योंकि एक लाइन पे दोनों एंगल बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। एक लाइन पे दोनों एंगल बने हुए, ये हो जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास दो लाइन थी और ये दोनों एक दूसरे को कट करके गई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन एंगल्स का जो सम होगा, सॉरी ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे इसको नाम दे दिया मैंने एंगल 1 और ये हो गया एंगल 2, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलेंगे, ठीक है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी जगह, मैं यहाँ पे आपको दो लाइन दिखाता हूँ, ठीक है, 2 डिफरेंट वेज पे। देखो भाई, अब यहाँ पे आपके पास एक तो ये फॉर्म हो गई, ठीक है, और एक आपके पास ये फॉर्म हो गई, ठीक है। ये लाइन L हो गई, ये लाइन M हो गई। L और M जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके चली गई, मिली है एक पॉइंट पे। तो जैसे ही वो एक पॉइंट पे मीट करती है तो उसको हम बोलेंगे, कहीं पर भी अगर वो मीट करके जाती है तो हम बोलेंगे वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। कौन सी लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। और जो लाइनें कभी भी नहीं मिलने वाली है वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, और उनको हम पैरेलल लाइन्स भी बोलते हैं, पैरेलल लाइन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन, ठीक है, जो कभी नहीं मिलती, जिनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, ठीक है। इन लाइंस का कभी भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो इसका मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन पैरेलल लाइंस है। यहाँ पे कॉमन पॉइंट हो गया, यहाँ पे जैसे मैं O एज ए कॉमन पॉइंट हो गया, क्योंकि ये दोनों मीट करके चली गई, तो हम बोलेंगे ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई। एक्सियोम्स 6.1 करते हैं भाई, ठीक है।
तो जितने भी मैंने यहाँ पे टर्म्स लिखी थी बेसिक टर्म्स, इससे आउट कुछ नहीं होगा। ये टर्म्स अगर आपको अच्छे से क्लियर हो जाती है तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हो गए हम आसानी से कवर कर लेंगे, और वहाँ पे किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी क्वेश्चंस में डाउट नहीं बनेगा अगर आपने ये वाली वीडियो अच्छे से क्लियरली देखी है। अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो आप एक बार क्या मैं बोलता हूँ कि आप इस वीडियो को कम से कम, तो एक्सियोम 6.1 देखते हैं भाई। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। पहले तो एडजेसेंट एंगल्स के बारे में जान लेते हैं, मैंने वहां पे टर्म शायद नहीं लिखा। तो एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे ना 3 रे है, ठीक है। एक तो ओ ए बोल लेते हैं, एक ओ बी, एक ओ सी, ठीक है। तो यहाँ पे ना 2 एंगल बने, एक ये वाला एंगल बना और ये वाला एंगल बना, ठीक है। तो यहाँ पे जब 2 एंगल्स का एक तो वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो और 2 नॉन कॉमन आर्म्स हो, ठीक है। कॉमन आर्म एक हो, 2 नॉन कॉमन आर्म हो और एक वर्टेक्स हो, तो उन एंगल्स को हम क्या नाम दे देंगे? एडजेसेंट एंगल नाम दे देंगे। मतलब एक दूसरे के लगते एंगल बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये वाला एंगल इसके साथ एडजस्ट है ना, बिल्कुल। तो एंगल 1 किसका एडजस्ट एंगल है? एंगल 2 का, ठीक है। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर एक रे, जैसे यहाँ पे हमने बनाया, एक रे किसके ऊपर स्टैंड है? एक लाइन के ऊपर स्टैंड है। देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, तो जो सम होगा एडजेसेंट एंगल का, मतलब एंगल 1 का और एंगल 2 का, एंगल 1 का और एंगल 2 का जो सम होगा वो कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। दोबारा से रिपीट करता हूं कि एक रे स्टैंड है किसके ऊपर? एक लाइन के ऊपर, ठीक है। मान लो ये एल लाइन है और ये रे क्या होगी? ओ सी हो गई, ठीक है। एक रे एक लाइन के ऊपर स्टैंड है, ठीक है। तो क्या होगा? द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, सो एंगल दिस और एंगल दिस, मतलब एंगल 1 एंगल 2, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे, नॉट नेसेसरी कि एंगल 1 और एंगल 2 ही आपको लिखना है। तो एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम होगा वो कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा, ठीक है। बात पहले वाला क्लियर। एक्सियोम सेकंड की बात करते हैं। इफ द सम ऑफ द 2 एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, अगर 2 एडजेसेंट एंगल का जो सम है अगर वो 180 डिग्री है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स, तो यहाँ पे नॉन कॉमन आर्म्स हो जाएंगे। दोबारा से लिखता हूं मैं एक बार, देखना अच्छे से समझना इसको, दूसरे वाले को, कि अगर मान लो 2 एडजेसेंट एंगल का सम, 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर कितना 180 डिग्री है, जैसे मैं यहाँ पे एंगल लिखता हूं BOC प्लस में AOC का जो सम है वो कितना बना? 180 डिग्री बना। AOC एक तो ये वाला एंगल बन गया और एक BOC एक ये वाला बन गया। दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो क्या होगा? देन द नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स तो ये होगी इन दोनों एंगल की, तो नॉन कॉमन क्या हो गया? OA और OB क्या बनाएंगे? दोनों के दोनों मिलकर के एक लाइन बनाएंगे। OA ने और OB ने, ये भी रे होगी ये भी रे होगी, OA की डायरेक्शन उधर होगी, OB की डायरेक्शन इधर होगी, तो दोनों ने मिलकर के क्या बना दिया? एक लाइन नहीं बना दिया यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये उधर भी एक्सटेंड हो रही है और उधर भी एक्सटेंड हो रही है। एक्सियोम सेकंड क्या बोलती है? अगर 2 एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो इसका मतलब जो नॉन कॉमन आर्म्स होगी ना वो एक लाइन बनाएगी। नॉन कॉमन आर्म्स क्या बनाएगी? एक लाइन बनाएगी। सेकंड वाली एक्सियोम हमें ये कहती है। फर्स्ट वाली क्या कहती है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर एक रे स्टैंड है किसी लाइन के ऊपर तो उसके जो एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा ना वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम थ्योरम 1.6.1 करेंगे और साथ में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 6.1 एक्सरसाइज के। ओके, सो